MSPG कॉलेज जयपुरा कटवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास BA थर्ड ईयर को लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। इसके अंदर आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम अवध का विलय कैसे किया, लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसका अध्ययन हम आज आप सबके सामने करेंगे। 1856 में किस प्रकार से अवध का विलय हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा किस प्रकार से अवध का विलय किया, उसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अवध की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका पहले थोड़ा देर अध्ययन कर लेते हैं। 1722 में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। प्रारंभ में मुग़ल दरबार में जब सैयद बंधुओं का पतन हुआ और 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल सम्राट बना, तब सादत खां बुरहानुल मुल्क एक महत्वपूर्ण अमीर था दिल्ली दरबार में। वह ईरानी दल का प्रमुख नेता था और जो तुरानी दल का जो नेता था निजामुल मुल्क उसका वह प्रतिद्वंदी था। अतः दोनों में काफ़ी आपस में संघर्ष भी रहा और दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी। मोहम्मद शाह ने, चूँकि उन्होंने उनको सत्ता पर बैठाने में काफ़ी मदद भी की थी, तो उनको आगरा की फौजदारी दी और उनको सादत खां बहादुर की उपाधि भी दी थी। किसने? मोहम्मद शाह ने। परंतु भरतपुर, आगरा और मथुरा के जाटों ने जब विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने में सादत खां नाकाम रहा, तब उसकी फौजदारी आगरा से छीनकर महाराजा जय सिंह, आमेर के कछुआ राजा जय सिंह को दे दी गई थी। तो इससे सादत खां थोड़ा नाराज़ भी हुआ, परंतु मोहम्मद शाह ने उसको खुश करने के लिए अवध का सूबेदार उसको बना दिया, अवध का गवर्नर उसको बना दिया। और यहीं से 1722 से ही अवध में स्वतंत्र शासन की शुरुआत होती है। हालांकि औपचारिक रूप से तो अभी भी अवध में स्वतंत्र रूप से शासन तो कर रहा था, लेकिन मुग़ल दरबार में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, मुग़ल दरबार में ही रहा करता था। उसने अपने भतीजे, जिससे अपनी पुत्री का विवाह भी उसने करवाया, सफदरजंग, उसको नायाब सूबेदार, अवध के नायाब सूबेदार का पद दिया और स्वयं दिल्ली दरबार में चला गया और दिल्ली राजनीति में उसकी अहम भूमिका बनी रही। इसी तरह से 1732 में जब मराठों ने दिल्ली की ओर आक्रमण करने की कोशिश की, तो मुग़ल बादशाह को खुश करने के लिए उसने मराठों से संघर्ष भी किया। एक दो झड़पों में मराठों को कहीं ना कहीं पराजित भी किया और दिल्ली दरबार में ये कहा कि मैंने तत्कालीन जो मराठा पेशवा है बाजीराव, उसको वहाँ से खदेड़ कर चंबल की ओर, उसको परास्त करके चंबल की ओर खदेड़ दिया है। जब यह बात मराठा पेशवा बाजीराव को लगी, तो उन्होंने दिल्ली पर 1737 ईस्वी में चढ़ाई कर दी। इससे सादत खां की स्थिति मुग़ल दरबार में काफ़ी कमज़ोर हुई, एक तरह से वसी का पात्र भी बने। इसी तरह से जब नादिर शाह ने भी आक्रमण किया, उस समय भी सादत खां की अहम भूमिका थी नादिर शाह को, उनको समझाने में, उसको रोकने में। परंतु वह भी नादिर शाह को अंतिम रूप से दिल्ली से बाहर जब भेज चुके थे, बाद में उनसे कई ऐसी डिमांड्स, उनकी कई ऐसी मांगे मान ली जो सादत खां पूरी नहीं कर पाया। इसी तरह से 1739 तक आते आते मोहम्मद शाह रंगीला से भी उसके मनभेद उत्पन्न हो गए। 1739 में ही सादत खां की मृत्यु हो जाती है। सादत खां की मृत्यु के पश्चात एक बार में अवध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध को मिलाया, उससे पहले अवध का कैसी स्थिति थी और धीरे धीरे अंग्रेजों ने किस प्रकार से अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंत में डलहौजी ने कैसे अपने अधीन बनाया, उससे पहले की थोड़ी परिस्थिति को जानना जरूरी है। 1722 में सादत खां ने
अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इनका जो उत्तराधिकारी बना वह सफदरजंग। कौन बना? इनका भतीजा उत्तराधिकारी कौन था? सफदरजंग। सादत खान की मौत के बाद 1739 में सफदरजंग अवध का नवाब बना और बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इनको 1748 में अपना वजीर भी नियुक्त किया। इनकी भी अवध में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुगल दरबार में भी इनका काफ़ी वर्चस्व रहा। मुगल शासक ने इससे खुश होकर सफदरजंग से इलाहाबाद का सूबा भी अवध के अधीन कर दिया। अब सफदरजंग चूँकि एक साहसी होता था तो उसने उनके पड़ोस में स्थित रोहेलैम बंगश पठान जो अवध की सीमावर्ती इलाकों में रहते थे वह निरंतर अवध के क्षेत्रों पर आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे। अतः सफदरजंग ने उनसे निपटने के लिए मराठों और भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल का साथ लिया और दोनों से मराठों से भी उनके अच्छे संबंध रहे सफदरजंग के, वजीर सफदरजंग के, और भरतपुर के शासक सूरजमल से भी इनके अच्छे संबंध रहे। इनके सहयोग से उन्होंने रोहेलैम बंगश पठानों को इन्होंने करारी शिकस्त दी और उनको अवध के सीमावर्ती क्षेत्रों से बाहर धकेल दिया। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजीर सफदरजंग का मराठों के साथ एक अच्छा संबंध था। अप्रैल 1752 ईस्वी में इन्होंने मराठों से एक संधि भी की थी जब अहमद शाह अब्दाली भारत की ओर आक्रमण कर रहा था और दिल्ली दरबार को दिल्ली में मुगलों को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने मराठों से एक संधि भी की थी, 1752 की संधि। मैंने जब पानीपत का युद्ध पढ़ाया था आपको उसमें इस बात का मैंने उल्लेख कर दिया था। लेकिन यह संधि मुगल बादशाह के द्वारा वेरीफाई नहीं थी, उनके द्वारा ये स्वीकृति उनको प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में संधि को रद्द कर दिया था उन्होंने। और पंजाब का जो इलाका था, पंजाब पर निरंतर अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक का आक्रमण कर रहा था। ये पंजाब का इलाका उन्होंने किसको सौंप दिया था? अहमद शाह अब्दाली को। अतः बाद में वजीर सफदरजंग और मुगल सम्राट के मध्य मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और इन मनमुटावों की वजह से वजीर सफदरजंग को उनके वजीर के पद से हटा दिया गया और वापस वे अवध चले गए और अवध में अपना शासन उन्होंने शुरू कर दिया। 1753 के आसपास उनको वजीर के पद से हटा दिया गया था क्योंकि मुगल दरबार में काफ़ी षड्यंत्र उनके खिलाफ चल रहे थे। इसी तरह से सफदरजंग की मौत के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बना, अवध का अगला नवाब बना, वह था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जब अवध का नवाब बना, नवाब बनते उन्होंने अपनी राज्य की सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और अपनी सेना में उन्होंने नागा साधुओं की एक लड़ाकू टुकड़ी भी रखी थी ताकि समय आने पर उनकी मदद ले सके। 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठों के विरुद्ध। इसी तरह 1764 में बंगाल का जो निर्वासित नवाब था मीर कासिम, उसका भी सहयोग शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर उसका साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। अतः जब बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तब 1765 में इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी और यहीं से इलाहाबाद की संधि से ही अवध में अब अंग्रेजों का दखल शुरू हो गया। अब 1765 की संधि से लेकर जब तक कि अवध का विलय नहीं हो जाता, समय समय पर अंग्रेजों ने अवध के क्षेत्रों को खूब लूटा, खूब उनसे सैनिक सहायता के नाम पर काफ़ी धन दौलत लूटा और इसी तरह से उन्होंने अंत में अवध को विलय कर लिया। 1765 की इलाहाबाद की संधि के विस्तृत रूप में मैंने पानीपत के युद्ध में आपको बता दिया था। इस संधि के द्वारा उनको काफ़ी कुछ अंग्रेजों को देना पड़ा, युद्ध क्षतिपूर्ति एवं अवध के कुछ क्षेत्रों को भी उनको लौटाना पड़ा। इसके पश्चात अंग्रेज यही नहीं बैठे, 1768 ईस्वी से आते, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, 1768 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक और संधि की। क्योंकि इलाहाबाद की संधि के पश्चात शुजाउद्दौला पुनः अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने लग गया था, इससे अंग्रेज चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो अवध का क्षेत्र
यानी कि अवध एक ताकतवर राज्य बन जाएगा तो वो अंग्रेजी सत्ता के लिए काफ़ी, कंपनी की सत्ता के लिए काफ़ी दिक्कत पेश करेगा। इसलिए 1768 में शुजाउद्दौला के साथ ज़बरदस्ती एक संधि अंग्रेजों ने की, सैन्य संधि। इस संधि के द्वारा अब शुजाउद्दौला यानी कि अवध की सेना को सीमित कर दिया गया। अब कंपनी ने उनको बताया कि आपको इतनी ही सेना रखनी है, इससे ज़्यादा आप सेना नहीं रख सकते। क्योंकि शुजाउद्दौला अंग्रेजों से लड़ नहीं सकता था, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए उनकी सेना को सीमित कर दिया गया। इसी तरह से शुजाउद्दौला के समय ही बनारस की संधि हुई 1773 में। बनारस की संधि हुई 1773 में। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, कलकत्ता के गवर्नर थे वारन हेस्टिंग, उन्होंने स्वयं बनारस जब आए हुए थे तो उनसे मिलने शुजाउद्दौला भी गए और वहाँ उनसे एक समझौता हुआ शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, जो बनारस की संधि 1773 कहलाती है। अब इस संधि के जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी। इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। एक, इलाहाबाद और कड़ा जो मुगल सम्राट से लेकर अवध के नवाब को सौंपना था, उसके बदले में उनको 50 लाख रुपए देने थे। यानी कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी 1763 में, एक शुजाउद्दौला के साथ और एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए थे, लेकिन बनारस की संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के प्रदेश पुनः अवध के नवाब से लिए गए और उनके बदले शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए देना पड़ा। शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए सौंपना पड़ा। यानी कि मुगल सम्राट को जो दे दिए गए थे ना इलाहाबाद और कड़ा के जिले, वे वापस अवध के नवाब को दिए। इसके बदले में अंग्रेजों को वो 50 लाख रुपए देगा, इन दोनों सूबों के, इन दोनों जिलों के बदले। इसी तरह से अब रुहेलखंड विजय, यानी कि शुजाउद्दौला रुहेलखंड में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो इस विजय के लिए अंग्रेजों से उनका एक समझौता हुआ। इस बनारस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने तय किया कि आपको हम मदद देंगे, बदले में शुजाउद्दौला ने जो ब्रिटिश ब्रिगेड की सेनाएं थी उनको 2,10,000 रुपये प्रतिमाह देने की पेशकश की। यानी कि शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से वाराणसी से समझौता किया कि मुझे रुहेलखंड के क्षेत्रों को जीतना है और इसके लिए सैनिक सहायता की आवश्यकता है। तो वाराणसी में उनको सैनिक सहायता भी थी और उसके बदले में 2,10,000 रुपये प्रत्येक सैनिक ब्रिगेड के एवज में 2,10,000 रुपये कीमत प्रतिमाह देना स्वीकार किया। इसी संधि के द्वारा 1768 की जो सैन्य संधि की गई थी, जिसमें अवध की सेना को सीमित कर दिया गया था, उस संधि को अब रद्द कर दिया गया। अब अवध अपनी सेना को बढ़ा सकता था। इसी तरह से शुजाउद्दौला ने अवध की राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार कर लिया। अब अवध की राजधानी में एक अंग्रेज जो मीडिएटर है, ब्रिटिश रेजिडेंट जो गवर्नर जनरल का मीडिएटर होता है, जो सारी सूचनाएं कलकत्ता के गवर्नर जनरल को पहुंचाता था, उसको रखना स्वीकार कर लिया। इसी तरह से नवाब ने ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासन चलाना शुरू कर दिया और अपने राज्य में ब्रिटिश जो सिक्के हैं उसको चलाने की स्वीकृति भी दे दी। यानी कि अवध का जो नवाब था वह अपनी सत्ता को बचाने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। इस प्रकार से 1773 की बनारस की संधि के द्वारा अब जो अवध का क्षेत्र था एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो चुका था। वह जैसा चाह रहे थे वैसा ही वह अवध का नवाब कर रहे थे। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनका उत्तराधिकारी बनता है आसफउद्दौला। ये शुजाउद्दौला की मौत के बाद अवध का नवाब बनता है। लेकिन इसमें शुजाउद्दौला जितनी योग्यता भी नहीं थी, ये काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शासन व्यवस्था की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देता था। एक तरह से अयोग्य नवाब था। अतः अंग्रेजों ने फिर से अवध को लूटने के लिए 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि की। आसफउद्दौला के समय आसफउद्दौला नया नवाब बना। अंग्रेजों ने मौका देखा कि इस नए नवाब से भी संधि की जाए ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो सके। तो इनके साथ 1775 में फैजाबाद की संधि की, जिसमें आसफउद्दौला ने बनारस, गाजीपुर और चुनारगढ़ के जो ज़िले थे वो कंपनी को हमेशा के लिए सौंप दिए। बनारस, गाजीपुर और चुनार के जो किले थे वो कंपनी को हमेशा के लिए सौंप दिए। इसी तरह से अब ब्रिटिश ब्रिगेड को
रखने के लिए इसने 50,000 रुपये अधिक देना स्वीकार किया। पहले अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उन्होंने 2,10,000 रुपये प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड को प्रतिमा देने की पेशकश की थी, लेकिन अब अवध के नवाब ने क्या किया, आसफउद्दौला ने 50,000 रुपये अधिक ब्रिटिश ब्रिगेड को देने का फैसला किया फैजाबाद की संधि के द्वारा। इससे नवाब की आर्थिक तक कठिनाइयाँ निरंतर दिनों दिन बढ़ती गई और अवध की स्थिति भी लगभग बिगड़ती गई, जिससे अंग्रेजों को और कहने का मौका मिल गया कि वहाँ का नवाब सही शासन संचालन नहीं कर रहा है, जबकि उसके जिम्मेदार नवाब तो था ही, उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ भी जिम्मेदार थी। एक तरह से प्रशासन की सारी व्यवस्था अब अंग्रेजों के हाथ में धीरे धीरे आ चुकी थी। अतः 1797 तक आसफउद्दौला अवध का नवाब बना रहा और अंग्रेजों ने इनसे जैसा चाहे वैसा काम निकलवाया। 1797 में आसफउद्दौला की मौत के पश्चात इनके बाद एक नवाब बैठता है वजीर अली। 18 वर्ष का एक युवक होता है जो इनका दत्तक पुत्र होता है आसफउद्दौला का, वजीर अली। वजीर अली नया नवाब बनता है 21 सितंबर 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु के बाद। लेकिन आसफउद्दौला के जो भाई थे सादत अली, उन्होंने सत्ता की दावेदारी की अंग्रेजों के सामने पेशगी की और कहा कि जो नया नवाब वजीर अली बना है वह सत्ता का असली दावेदार नहीं है, ये उनका गोद दिया पुत्र है और इससे अवध की जनता भी कुछ भी नहीं रहेगी, इसलिए मुझे मौका दिया जाए। तो अंग्रेज तो इसी बात के लिए बैठे थे कि कोई ऐसा नवाब आए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा की उसकी कीमत अदा कर सके। तो सादत अली को अंग्रेजों ने 1798 में नया नवाब स्वीकार कर लिया। कौन बैठा था? वजीर अली। लेकिन वजीर अली के उस समय वजीर अली था, उसको हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा और सादत अली अगला अवध का नवाब बना। सादत अली अगला अवध का नवाब बना, जिसने गवर्नर जनरल, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वजीर अली को अपदस्थ कर दिया और सादत अली को अवध का अगला नवाब बनाया। दोनों के मध्य चूंकि अब संधि भी करनी थी, नया नवाब बना तो अंग्रेजों को मौका था, इसलिए उन्होंने एक नई संधि की। संधि के अनुसार अवध ने कंपनी को, जो अवध का राज्य था, वो कंपनी को 76 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। यानी कि अब 76 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देंगे और साथ में इलाहाबाद का जो सूबा था, इलाहाबाद का जो किला था, इलाहाबाद का जो किला वो ब्रिटिश सेना के रखने के लिए ब्रिटिश सेना के अधिकार में दे दिया गया ताकि ब्रिटिश सेना उसका उपयोग कर सके। किसने दिया? सादत अली ने, जो 1798 में अवध का नया नवाब बना था। अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों को 76 लाख रुपये वार्षिक देना भी स्वीकार किया और इलाहाबाद का किला भी उनको दे दिया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे अवध के क्षेत्रों पर एक तरह से अधिकार करना शुरू कर दिया था। जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो उसकी अपनी नीति थी, एक साम्राज्यवादी सोच थी उनकी भी। उन्होंने भी दबाव डाला अवध के नवाब के ऊपर और उनको संधि करने के लिए, नई संधि करने के लिए मजबूर किया। 1801 ईस्वी में अवध के जो नवाब थे सादत अली को, उनको लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, कंपनी के साथ एक नई संधि करनी पड़ी। इस संधि के जो नियम, जो शर्तें रखी गई, उसमें ये रखा गया कि सैनिक खर्च के नाम पर, अब जो सैनिक खर्च हो रहे थे अंग्रेजों की कंपनी का, अवध का के लगभग आधे भाग पर अधिकार कर लिया। यानी कि जितना भी सैनिक खर्च था, अब लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब से मांगा और उसकी वजह से अवध के नवाब को लगभग अपने आधा भाग, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्र सम्मिलित थे, वे अंग्रेजों को देने पड़े। इस प्रकार से अवध का आधा क्षेत्र सादत अली के समय में ही अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। अब इसी तरह से चलता रहा। 1837 ईस्वी में सादत अली के बाद मोहम्मद अली नया नवाब बना। सादत अली के बाद कौन बना? मोहम्मद अली। 1737 तक ये रहा। 1837 तक 1837 में मोहम्मद अली नया नवाब बना। उसने भी अंग्रेजों के साथ काफ़ी शांति बनाए रखा, चूँकि वो अंग्रेजों से लड़ तो नहीं सकते थे और अंग्रेजों के साथ एक नई संधि कर ली, जिसमें उनकी बची हुई जो सेना भी थी उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। मोहम्मद अली ने अवध की जो बची हुई सेना थी उनको उन्होंने भंग कर दिया। हालांकि इससे मोहम्मद अली काफ़ी नाखुश भी हुआ। एक बार वो सत्ता को छोड़ना भी चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो कर भी क्या सकता था। अंत में उसको अपनी जो छोटी सी सेना थी उसको भी भंग करनी पड़ी। अब 1848 से 1856 तक
अब तक का जो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया वह था लॉर्ड डलहौजी, जो केवल 36 वर्ष का एक युवक था। उसकी सोच ये थी कि अंग्रेज़ों को कोशिश ये करते रहना चाहिए कि देसी जो राज्य थे भारत के, अगर वो उनको आसानी से जीता जा सके तो उनको जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। एक तरह से घोर साम्राज्यवादी था और आने के पश्चात ही उन्होंने सारा ध्यान क्या कर लिया था, अवध की तरफ भी लगाना शुरू कर दिया कि अवध को भी अपने राज्य में कंपनी में मिलाया जाए, क्योंकि 1849 तक पंजाब को भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। 1849 तक को पंजाब को भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। इस प्रकार से कलकत्ता से लेकर पंजाब का क्षेत्र, केवल अवध का क्षेत्र बीच में बचा हुआ था जो स्वतंत्र था। तो लॉर्ड डलहौजी की पूरी तमन्ना थी कि इस अवध के क्षेत्र को भी जीत लिया जाए ताकि कलकत्ता से पंजाब के क्षेत्र तक और अफगानिस्तान की बॉर्डर तक के इलाकों पर आसानी से आवागमन का साधन हो जाए, आसानी से हम पहुँच सकें, ताकि हमें सुरक्षित भी रहे और उत्तर भारत के राज्यों, उत्तर भारत का क्षेत्र भी को भी हम आसानी से सुरक्षित रख सके। इसलिए अब उसने पूरे प्लान बना लिया था कि अवध को जीता जाए। 1847 में 1847 में मोहम्मद अली की मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु के बाद अच्छा वाजिद अली शाह अगला अवध का नवाब बना। इसी के समय अवध का विलय किया गया था, वाजिद अली शाह के समय ही, क्योंकि वाजिद अली शाह इतना योग्य व्यक्ति तो नहीं था और उनके पास था भी कुछ नहीं, क्योंकि सारा कुछ अंग्रेज़ों के ही नियंत्रण में था। अवध के अंदर भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नाम मात्र के ही ये शासक बचे हुए थे। अब चूँकि लॉर्ड डलहौजी ने पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे भी करके अवध को मिलाया जाए, इसके लिए उन्होंने लिखित साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए, रिपोर्ट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अपने जो एजेंट थे उनसे रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया, ताकि ब्रिटेन में, चूँकि अवध का एक बड़ा राज्य था और ब्रिटेन में उसका औचित्य को सिद्ध कर सके कि अवध को क्यों मिलाया गया है। और इसके लिए उन्होंने कुछ शासन का आरोप लगाया। हालांकि शासन की सारी बागडोर तो लगभग प्रत्यक्ष रूप से तो अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी, तो कुछ शासन भी वही कर रहे थे। ये बात सही है कि अवध के जो नवाब थे वो इतने योग्य नहीं थे, एक आध को छोड़कर बाकी अयोग्य थे, और अवध में एक तरह से कुशासन मतलब अव्यवस्थाएँ फैली हुई थी। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय उन्होंने किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कर्नल स्लीमन की को ब्रिटिश कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट, सबसे पहले अवध के विलय का जो प्रथम चरण हुआ कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट। 1848 में गवर्नर जनरल आने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने कर्नल स्लीमन को अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया और उनसे कहा गया कि सारी जानकारी मुझे लिखित रूप में पहुंचाई जाए कि अवध में स्थिति कैसी है। अतः कर्नल स्लीमन ने भी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल को खुश करने के लिए अवध में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। यहाँ के नवाब की अयोग्यताएँ, विलासिता जीवन जी रहा है, यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, नवाब भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वाजिद अली शाह महल में भी, दरबार में भी नहीं आता था। इसलिए उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली और डलहौजी को भिजवा दी। लेकिन उसमें उन्होंने कुशासन का आरोप तो लगाया था कर्नल स्लीमन ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वक्त सही है कि हम अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लें। अतः उन्होंने केवल कुशासन का आरोप लगाया, व्यवस्थाओं का आरोप लगाया कि शासन अवध में सही नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी इस बात के लिए इनकार कर दिया कि अभी सही समय है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। जब ये रिपोर्ट डलहौजी की ओर पहुंची तो डलहौजी ने इसकी ओर कुछ ध्यान भी नहीं दिया, ना ही डलहौजी ने अवध के नवाब को शासन व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कुछ कहा या उनको कोई निर्देश दिया, क्योंकि डलहौजी चाहता था कि अभी और बातें और एक मौका लेकर अवध के विलय को औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक अच्छी रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि हम ब्रिटेन में उसको सही साबित कर सके, उसके औचित्य को साबित कर सके और यहाँ की जनता की आड़ में हम क्या कर सके, अवध को विलय कर सके। अतः उन्होंने 1854 ईस्वी में कर्नल मेजर ऑट्रम को अगला रेजिडेंट नियुक्त किया। किसको? मेजर ऑट्रम की रिपोर्ट
कर्नल श्रीमान ने रिपोर्ट अवश्य भेजी, लेकिन उन्होंने अवध के विलय की भी इजाज़त उन्होंने मना कर दिया कि अवध का विलय का भी ये सही समय नहीं है। अतः डलहौजी फिर से नए रेजिडेंट को नियुक्त करके 1854 में अवध के बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांगी, और जैसा कि डलहौजी चाहता था मेजर आउटरम ने, वैसे ही रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को भिजवाई। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अवध की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पर कुशासन है, अब अवध का नवाब भी उनका साथ नहीं दे रहा है, ना मिलजुल कर काम कर रहा है, और ये सही समय है कि अवध की जनता की भलाई के लिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। इस प्रकार 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा करते हुए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से कलकत्ता से लेकर पंजाब तक का पूरे उत्तरी भारत के क्षेत्र में एक छत्र शासन के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। इससे पहले मिलाने से पहले उन्होंने 1821 जो संधि थी उसमें नवाब को उचित ढंग से शासन करने का जो आश्वासन दिया गया था, सब कुछ बड़ाई की गई थी, उस संधि को भी पहले रद्द किया गया ताकि सारी लिखित कार्रवाई को डलहौजी ने पूरा किया ताकि अपने अवध विलय के औचित्य को वो सही ठहरा सके। इस प्रकार से अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था। अब इस पर डिस्कशन हो सकता है कि अवध के विलय का क्या औचित्य ठीक है, इसके लेकर ये सही बात है कि अवध के जो नवाब थे वो इतने योग्य भी नहीं थे, विलासी प्रवृत्ति के भी थे ज़्यादातर, और जनता की ओर से भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का दखल 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई, उसके दिनों दिन से ही क्या हो रहा था कि अवध में ब्रिटिश जो इंटरफेयर है, ब्रिटिशों का जो अंदरूनी हस्तक्षेप है वो निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो अंत में बहुत सालों तक ये रहा कि एक तरह से शासन सत्ता भी अंग्रेज़ों के ही हाथ थी। अतः कुशासन भी अगर किया होगा तो अंग्रेज़ों की उसमें देन रही होगी, क्योंकि ब्रिटिश जो अवध के जो नवाब थे वे भी लापरवाह हो गए, क्योंकि उनके पास अधिकार भी इतने नहीं बचे थे। सारा काम जो कर रहे थे ब्रिटिश एजेंट वहाँ पर रहते थे वही करते थे, वो आंतरिक मामलों में दखल देते थे, इसलिए उन्होंने भी शासन प्रशासन में ध्यान देना छोड़ दिया था। ये कहना कि अवध के नवाब भी अवध के जो उस समय की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है, वो ठीक नहीं है। जितना अवध के नवाब जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे, उनके अधीन जो कर्मचारी अधिकारी थे, जहाँ पर जो अवध के दरबार में बिल्कुल हस्तक्षेप करते थे, प्रशासनिक और सैनिक कामों में बिल्कुल दखल देते थे। इसलिए ये कहना कि अवध के विलय, अवध की कुशासन के लिए अवध के नवाब की जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक नहीं है। अंग्रेज भी उतनी ही जिम्मेदार है, बल्कि उससे ज़्यादा ही जिम्मेदार है। लेकिन डलहौजी तो एक घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था, वो हर तरीके से कैसा भी करके अवध को अपने अधीन करना चाहता था, जिसमें वह अंत में सफल भी रहा। इस प्रकार से मैंने आज आपको अवध के विलय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अगली क्लास में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।